Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Group. This is the third episode of class 11th Geography chapter number 9 solar radiation, heat balance and temperature. सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान. Before going forward, let's recapitulate what we have discussed so far in the previous episode. In the first episode, we discussed about the insolation. सूर्य तप क्या होता है. साथ ही साथ हमने समझा था उपसूर्य अपसूर्य ये क्या होता है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंसोलेशन. सूर्य तप का महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए. इन द प्रीवियस एपिसोड, सेकेंड एपिसोड में हमने बात की थी सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. वातावरण गर्म कैसे होता है, कौन से तरीके होते हैं जिससे ये गर्म होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. आज का जो एपिसोड है, थर्ड एपिसोड है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं. वो है हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट. चलिए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हीट बजट है क्या, कैसे ऊष्मा का वितरण होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा बजट की. पृथ्वी के ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन का अर्थ है कि पृथ्वी न तो ऊर्जा को भंडारित करती है ना ही उसको लॉस करती है, यानी इसका तापमान एक समान रहता है पृथ्वी का, ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है. ऐसा तभी संभव हो पाता है जब सौर विकिरण द्वारा प्राप्त जो सूर्य तप है और पार्थिव विकिरण के द्वारा जो संचरित ताप है वो बराबर रहता है. अगर सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा तो गर्म होगी, अगर जो पार्थिव विकिरण के द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा की जाती है अगर वो अधिक हो तो ठंडी होगी. लेकिन इन दोनों में संतुलन वो एक बराबर है. तो ये जो संतुलन है तापमान का पृथ्वी के ऊपर, उसे हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट बोलते हैं. एक लाइन में कहें तो पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म होती है न ही पृथ्वी ज़्यादा ठंडी होती है. इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो एक समान बना रहता है. इसे हम पृथ्वी का हीट बजट या ऊष्मा बजट कहते हैं. अब ऊष्मा बजट वो कैसे वर्क कर रहा है, चलिए थोड़ा और ज़्यादा समझते हैं इसको. पृथ्वी सौर विकिरण के रूप में सूर्य की कुल ऊर्जा का बहुत कम भाग, कितना, 2 अरब भागों में से 1 भाग, यानी कि 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, बहुत कम भाग. अब इतना कम क्यों प्राप्त करती है, इसके 2 बड़े कारण हैं. पहला तो पृथ्वी का आकार छोटा है, दूसरा पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक है. कितनी दूरी है, 14,96,00,000 किलोमीटर है. तो इसके कारण हमें सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो सौर विकिरण प्राप्त होता है, वो केवल 2 अरबवां भाग होता है. पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग एक समान रहता है. यह इंसोलेशन और जो फिजिकल रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसके कारण है कि उनके संतुलन के कारण ऐसा हुआ है कि ना तो पृथ्वी गर्म हो रही है ना ही पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो रही है. तो इसमें सूर्य तप, इंसुलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इनके मध्य के जो संतुलन है उसे ही हम पृथ्वी का हीट बजट कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान एक समान बना रहता है. अब ये तापमान कैसे बराबर रहता है, चलिए फैक्ट्स की बात करेंगे हम. सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा को हम 100% मान लेते हैं. ओके, 100%, 100 इकाई, 100 यूनिट, 100 यूनिट है वो हमें प्राप्त हुई. उसमें से जो 100 यूनिट हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है उसका 35% वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित, रिफ्लेक्टेड हो जाता है. यानी कि 100 यूनिट आ रही है, 35 यूनिट रास्ते में ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्टेड हो गई. कैसे हुई, उसका 27% बादलों के ऊपरी छोर से, 6% है वो डस्ट पार्टिकल, धूल कणों के द्वारा, और 2% है वो पृथ्वी के जो हिमच्छादित इलाके हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्टेड हो जाता है. कितना हो गया, 27 + 6, 33 + 2, 35, यानी कि 35 पृथ्वी तक पहुंचा नहीं. 35 यूनिट पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही आकाश में, अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई. अब सौर विकिरण के इस परावर्तन को अल्बिडो कहते हैं, पृथ्वी का अल्बिडो कहा जाता है. यानी कि जो सौर विकिरण के इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं, यानी 35% है वो यहाँ पर पहुँचने से पहले ही गायब हो गई. अब कितनी रह गई, 65%. अब 65% जो ऊष्मा है अवशोषित होती है, उसमें से 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 51% पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होती है. कितनी, 51%, और 14% वायुमंडल के द्वारा. अब जो 51% अवशोषित होती है पृथ्वी द्वारा, 51%, उसका दोबारा भौमिक विकिरण, जिसको आप पार्थिव विकिरण भी कह सकते हो, इसके द्वारा ये परावर्तित होती है. यानी कि पृथ्वी अपने पास नहीं रखती, इसको दोबारा से परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर देती है.
17% सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। इस 51% में से 34% है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाती है। 14% पहले थी और 34% अब वायुमंडल अवशोषित करा है। 17 और 34 कितने हो गए? 51 हो गए। यानी 100 यूनिट है, 100 में से 35 यूनिट 35 यूनिट हमारे तक नहीं पहुंची। 27% है वो बादलों ने अवशोषित कर ली, परावर्तित कर ली। 6% धूलकणों के द्वारा, 2% बर्फ हिमच्छादित इलाकों के द्वारा। 65 यूनिट पहुंची। 65 यूनिट में से 14% है वो रह गई, अवशोषित कर ली गई। किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा। 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई। ओके, 51% पहुंची पृथ्वी पर। पृथ्वी ने इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, जिनमें से 17% वो अंतरिक्ष में चली जाती है और 34% वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वायुमंडल है, अवशोषित उष्मा से 6% है वो वायुमंडल द्वारा, 9% संवहन के रूप में और 19% गुप्त उष्मा के रूप में अवशोषित होती है। ये अलग अलग है, आपको इतना नहीं जानना कि ये 34% कैसे अवशोषित हुई है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव किरण है उसने दोबारा से परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दिया, जितनी उष्मा प्राप्ति उतनी वापस दे दी हमने। ओके, तो उसमें से 34% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हुई और 17% अंतरिक्ष में चली गई, यानी संतुलन बना रहा। 100 आई और 100 वापस गई। 100 आई, 35% तो पहुंची नहीं, 65 पहुंची। 65 में से 14% वायुमंडल के पास रह गई। 51 पहुंची, 51 को हमने वापस लौटा दिया। 34% अवशोषित हो गई, किसके द्वारा? अब्सॉर्ब हो गई वायुमंडल के द्वारा, और 17% अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दी गई। अब वायुमंडल है उसके पास कितनी? 48% उष्मा का अवशोषण होता है जो सूर्य से प्राप्त होती है उसका, जिसमें से 14% सूर्य ताप से, सोलर रेडिएशन से होता है, और 34% है वो पार्थिव रेडिएशन से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव किरण से होता है। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण का प्रतिशत 17 और 48% है। 65%, ये बराबर हो गया। बराबर हो गया ना? जो 65 लौट रहे थे, 35% तो पृथ्वी तक पहुंची नहीं। कितनी पहुंची? 65%। 65% में से 14% कहाँ रह गई? वायुमंडल में। कितनी पहुंची पृथ्वी तक? 51%। 51 को वापस लौटा दिया। 34% हमने लौटा दिया वायुमंडल में, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसके पास हो गया 48% और 17% अंतरिक्ष में लौटा दी गई, रिफ्लेक्ट कर दी गई। तो 48 + 17 65। तो इस तरीके से जितनी उष्मा सूर्य तप हमें प्राप्त हुआ उतना ही सूर्य तप है वो वापस चला गया। इसे बोलते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट, उष्मा संतुलन या हीट बजट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं। हीट बजट क्या है, कितने % कहाँ जाती है, तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके रखना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए हीट बजट ऑफ द अर्थ कैसे ये वर्क करता है। 35 यूनिट लॉस्ट इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, जिसे हम अल्बिडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ओके, इसे अर्थ का एल्बिडो बोला जाता है। इसमें से 6 + 27 + 2 है। 27% किसके द्वारा है? 27% है बादलों के द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा अवशोषित की जाती है। 6% डस्ट पार्टिकल, धूलकण है, और 2% जो हिमच्छादित प्रदेश हैं उनके द्वारा। ओके, अब रह गई कितनी? 65%। 65 यूनिट्स रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, जो पहुंची उसमें से वापस लौटा दी जाएगी। 34 + 14 रेडिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के द्वारा। 17 जो लैंड से अंतरिक्ष में आ जाएगी डायरेक्ट, % टू रेडिएटेड टू स्पेस। 34 यूनिट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, ऑलरेडी पहले ही वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये 100 यूनिट है जो प्राप्त हुई और जो वापस लौटा दी गई। तो इसे पृथ्वी का उष्मा बजट बोलते हैं, हीट बजट ऑफ द अर्थ। एंड इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो। आपको ये डायग्राम जरूर बनाना। वैसे भी ज्योग्राफी है वो डायग्राम का सब्जेक्ट होता है। जितने अधिक आप डायग्राम बनाओगे, जितने अधिक आप कंसेप्ट्स को माइंड मैप्स के थ्रू समझोगे, उतना ही बेटर रहेगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि पृथ्वी की सतह पर क्या शुद्ध बजट में एक जैसा रहता है, उसमें विविधता है। जैसे हमने बात की कि पृथ्वी का तापमान एक समान रहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, पिछले जो एपिसोड्स थे उनमें हमने बात की थी कि सूर्य तप की मात्रा है पृथ्वी के सभी भागों पे सभी मौसम में एक बराबर नहीं होती। तो फिर ये संतुलन कैसे?
यद्यपि पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य तप और पार्थिव विकिरण के बीच में संतुलन बनाए रखती है, संतुलन बना रहता है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि इसके विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य तप की मात्रा एक बराबर नहीं होती। जैसा कि हमने पहले किया कि अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य तप की मात्रा, जो प्राप्त होने वाली मात्रा, उसमें भिन्नता होती है। इसमें उष्ण कटिबंध क्षेत्र की बात करें तो उष्ण कटिबंध में स्थलीय विकिरण की मात्रा, जो उष्ण कटिबंध है वहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण है, उसकी तुलना में सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी तुलना में सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है, यानी यहाँ अधिशेष उष्मा होती है, उष्मा ज़्यादा प्राप्त हो रही है, ज़्यादा बची हुई है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर ताप की प्राप्ति है, ताप के नुकसान की तुलना में क्या है, कम है, यानी यहाँ पर अभाव वाला उष्मा का क्षेत्र है। यहाँ पर एनर्जी है, उष्मा है, उसकी कमी है, जबकि वहाँ पर उष्मा अधिक होती है। कहाँ? जो उष्ण कटिबंध के इलाके हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर। यानी अब तो ये एक बराबर नहीं हुआ, उष्मा कुछ जगहों पर अधिक है, कुछ जगह पर कम है। तो ये कैसे संतुलित होती है कि सूर्य तप विभिन्न अक्षांशों पर उष्मा का असंतुलन पैदा करता है। यह असंतुलन फिर बराबर कैसे होता है? ये हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा या महासागरों की धाराओं के द्वारा संतुलित हो जाता है, जो अधिशेष वाले जो उष्मा के प्रदेश है वहाँ से कम उष्मा वाले प्रदेशों में स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये वास्तव में सूर्य तप की मात्रा वो असंतुलन पैदा करती है, लेकिन महासागरीय धाराएँ हैं या वायु है, उनका संचरण इसको संतुलित कर देता है, यानी एक बराबर कर देता है, इससे संतुलन बना रहता है। इसे हम लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस के नाम से जानते हैं। लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस कहा जाता है, जिसके कारण ये संतुलन बना रहता है। तो ये था हीट बैलेंस या हीट बजट क्या है पृथ्वी का, हीट बजट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ जाती है, कितनी जाती है, और लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस क्या है, ये सब कुछ हमने इस सेशन में समझा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।